नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं राहुल राणा, हाजिर हूं आपके सामने खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा में। इस कार्यक्रम में हम आपको एक हफ्ते की बड़ी खबरों से रूबरू करवाते हैं, जानकारी देते हैं इस हफ्ते ऐसी कौन सी बड़ी खबरें जो चर्चा का विषय बनी रही। शुरुआत करेंगे हरियाणा विधानसभा से। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है। इस दौरान प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने पर सदन में इसकी चर्चा की, विपक्ष के हर सवाल का जवाब दिया और सारी जानकारी उनसे साझा की। क्या कुछ कहा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने, आप भी सुनिए। वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शुक्रवार को वंदे मातरम पर सामूहिक चर्चा में शामिल होने के लिए सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। इसे एक ऐसा मंत्र बताया जिसने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में साहस, आत्म अनुशासन और बलिदान की भावना भरी है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विधानसभा में वंदे मातरम को याद करना सदन की प्रतिबद्धता को दर्शाता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है। इस ऐतिहासिक मंत्र के 150 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि ये अवसर केवल एक चर्चा का नहीं बल्कि राष्ट्र की आत्मा, सांस्कृतिक चेतना और स्वतंत्रता की लंबी यात्रा की याद है। उन्होंने कहा कि इस गीत ने लाखों लोगों को गुलामी की जंजीरों को तोड़ने के लिए प्रेरित किया और ये राष्ट्रीय जागरण, संघर्ष और आत्मसम्मान का एक पवित्र प्रतीक बन गया। उन्होंने याद दिलाया कि भारत के संविधान के 75 साल सरदार वल्लभ भाई पटेल व भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती और श्री तेग बहादुर जी के 350वें शहादत वर्ष भी मना रहा है, जो राष्ट्रीय चेतना की स्थायी विरासत को दर्शाता है। माननीय अध्यक्ष जी, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित वंदे मातरम गीत 7 नवंबर 1857 को ये सार्वजनिक हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, इसके बाद वंदे मातरम राष्ट्रभक्ति, त्याग, राष्ट्रीय चेतना का ये प्रतीक बन गया, जिसने हमारी आजादी के आंदोलन का रास्ता माननीय अध्यक्ष जी प्रशस्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गीत की रचना बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने की थी, जो पहली बार 7 नवंबर 1875 को प्रकाशित हुआ था। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन को गति देने में इसकी भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि 1936 के बर्लिन ओलंपिक जीतने के बाद भारत की हॉकी टीम ने भी वंदे मातरम गाया था, जो राष्ट्रीय गौरव को दिखाता है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत का दर्जा दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि वंदे मातरम की यात्रा में गौरवशाली पल और मुश्किल दौर दोनों आए, जिसमें औपनिवेशिक शासन और आपातकाल जैसी चुनौतियां शामिल हैं। वंदे मातरम का गान वहां पर हुआ। माननीय अध्यक्ष जी, 15 अगस्त 1947 को जब देश आजाद हुआ, तब सुबह 6:30 बजे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के आग्रह पर पंडित ओंकार नाथ ठाकुर जी ने आकाशवाणी से अपने मधुर स्वर में वंदे मातरम का गान देश को भावुक कर दिया। उन्होंने अपने मुखारबिंद से इसको गाया। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि वंदे मातरम सिर्फ एक गीत नहीं था, ये ब्रिटिश दमन के दौरान एक सांस्कृतिक प्रतिरोध और वैचारिक क्रांति का प्रतीक था। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन, बंगाल के विभाजन और क्रूर ब्रिटिश दमन का सामना करने में महिलाओं और बच्चों द्वारा दिखाए गए साहस पर भी विस्तार से बताया। खुदीराम बोस, मदन लाल ढींगरा, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक अल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और मास्टर सूर्य सेन जैसे क्रांतिकारियों के बलिदानों पर भी प्रकाश डाला गया, जिन्होंने वंदे मातरम गाते हुए फांसी के फंदे को गले लगा लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम में हरियाणा की अहम भूमिका रही है। राव तुलाराम ने 1857 में रेवाड़ी से प्रतिरोध का नेतृत्व किया और झज्जर, रोहतक, हिसार और अंबाला के किसानों और सैनिकों ने अंग्रेजों का सामना किया। लाला लाजपत राय और आर्य समाज आंदोलन जैसे नेताओं ने पूरे हरियाणा में राष्ट्रीय चेतना को मजबूत किया। वंदे मातरम के
50 वर्ष पूरे हुए, तब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। अभी हमारे कुछ जो चर्चा में भाग ले रहे थे हमारे माननीय सदस्य, उन्होंने इस बात को लेकर के कहा कि सर्वसम्मत किया जाए, इसके ऊपर चर्चा की क्या आवश्यकता है। माननीय अध्यक्ष जी, जब वंदे मातरम के 50 वर्ष पूरे हो रहे थे, तब भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। मुख्यमंत्री ने कहा कि महात्मा गांधी के आह्वान पर 1905 में कैसे वंदे मातरम स्वदेशी आंदोलन की आत्मा बन गया और लाखों लोगों को भारत के लिए एकजुट होने के लिए प्रेरित किया। गांधी ने इस गीत को राष्ट्रीय आत्मा की अभिव्यक्ति माना, जिसने भारत के लिए जीने, काम करने और सभी लोगों को प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अनेक बार कांग्रेस ने वंदे मातरम की पवित्रता को कमजोर किया। उन्होंने कहा कि 1937 में जब मुस्लिम लीग ने इस गीत का विरोध किया तो कांग्रेस नेतृत्व ने इसे मजबूती से बचाने में विफल रही। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात पर चिंता जताई थी कि ये गाना मुसलमानों को ठेस पहुंचा सकता है, जिसके बाद कांग्रेस ने इसके इस्तेमाल की समीक्षा करने की घोषणा की। 26 अक्टूबर 1937 को हुई इस तुष्टीकरण की वजह से वंदे मातरम बंट गया, जिसे एक ऐसे गाने के रूप में अविश्वास और विवाद पैदा हो गया जिसे राष्ट्रीय प्रतीक माना जाता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 7 नवंबर 2025 को वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर साल भर चलने वाला उत्सव शुरू किया गया, जिसमें यादगार डाक टिकट और सिक्के जारी किए। उन्होंने कहा कि 150 साल सिर्फ अतीत को याद करने के लिए नहीं, बल्कि एक आत्मनिर्भर और विकसित भारत को आकार देने का संकल्प है। हरियाणा विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है, जो वंदे मातरम की स्थायी भावना को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 में भारत जब अपनी आजादी के 100 साल मना रहा होगा तो भारत एक विकसित आत्मनिर्भर राष्ट्र होगा। इस तरह इस गीत का सही मायने में सम्मान होगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने वीर शहीदों को भी नमन किया। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला की पहली पुण्यतिथि मनाई गई। कार्यक्रम में कई बड़े नेता मौजूद रहे। इस दौरान क्या कुछ खास रहा, आप भी देखिए। चौधरी ओम प्रकाश जी चौटाला को भावभीनी केवल परिवार के साथ नहीं, पूरे प्रदेश की जनता के साथ है। ओम शांति शांति शांति। और वही प्रेम उभर करके आज इतने साथी आए, इसी कारण से है क्योंकि उनका हमेशा एक चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के साथ प्रेम रहा। सार गर्भित तरीके से जहाँ तक उनकी कमी की बात होती है, चौटाला साहब के बारे में परिवार को तो कमी महसूस होती है, लेकिन आज पूरे प्रदेश और पूरे देश को कमी महसूस होती है। अडिग निर्णय लेने की क्षमता, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन थे, एक स्तंभ थे, और उनके गुजरने से एक नेता नहीं, एक पूरा युग गुजर चुका है।
एक छोटा सा किस्सा में ओम प्रकाश चौटाला साहब जी का पहली बरसी ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਚੌਟਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦੇਖੋ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਕਿਸਾਨ ਦੀ, ਗਰੀਬ ਦੀ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿਹੇ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਲੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮਾਧੀਆਂ ਦੇ ਮੇਲੇ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਅਮਰ ਰਹਿੰਦੇ ਕਈ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹਿੰਦੂ ਦੁਨੀਆ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਸਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਆਓ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਚੌਧਰੀ ਦੇਵੀਲਾਲ ਜੀ ਉਦੋਂ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਵੀ ਸੀ, ਵਾਈਸ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ, ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਸੀ। ਚੌਟਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਰਹੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ ਮੈਨੇ ਤੇ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ नहीं आते सी, वो सेवा करने वास्ते आते सी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हरियाणा विधानसभा की। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही चल रही है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया ने पीटीसी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की और कई अहम मुद्दों पर जानकारी दी। क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। हरियाणा विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आज की कार्रवाई में जो है शिरकत करी है सतीश पुनिया हमारे साथ हैं। हरियाणा भाजपा के हरियाणा के प्रभारी हैं और कांग्रेस के एक दावर नेता हैं। सर, किस तरह की आज की कार्रवाई सत्र की आप देखते हैं? कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव भी जो है लाने को है। अविश्वास प्रस्ताव का तो कोई औचित्य लगता नहीं था, न उसकी टाइमिंग सही है। लेकिन मुझे लगता है कि जो एक खबरों में बने रहने की राजनीति है उसी का हिस्सा है कि क्योंकि संख्या बल उनके पास नहीं है, न माहौल है, न मुद्दा है, तो केवल क्योंकि विंटर सेशन था उसमें उनको अपनी शिरकत करनी थी और थोड़ा एक खबरों का माइलेज लेना था। कितना ले पाएंगे मैं नहीं कह सकता। दूसरी ये चर्चा थी, एक सार्थक चर्चा थी वंदे मातरम की। 150 वर्ष हुए। वंदे मातरम एक ऐसा गीत है जिसमें जाति, पंथ, कौम, मजहब, विचार, राजनीति, राजनीतिक दल, व्यक्ति इनसे ऊपर है। तो पूरे देश भर में सब जगह निकायों से लेकर जो जितने भी जनप्रतिनिधित्व के फोरम है उस पर इसकी चर्चा हो रही है, सार्थक चर्चा हो रही है। मुझे लगता है कि एक अच्छी शुरुआत है ही। देश में भी, लोकसभा में भी इस पर अच्छी सार्थक चर्चा हुई। नई पीढ़ी के लिए गीत प्रेरणा बने, मेरे ख्याल से इसका मकसद यही रहे। बिल्कुल। तो विपक्ष जिसकी जो भूमिका है, क्या लगता है आपको विपक्ष अपनी भूमिका निभा पा रहा है? और सत्ता पक्ष को कहीं ना कहीं जो विपक्ष का दावा है कि हम चोट पहुंचा रहे हैं या मुद्दों पर सरकार को घेरते हैं, तो वो आपको लगता है कि क्या घेर पा रहा है, सरकार बचाव कर पा रही है अपना? देखिए, चाहे लोकसभा हो या कोई भी विधानसभा, मेरा एक राजनीतिक विश्लेषक के नाते ये मत है कि कांग्रेस सत्ता की आदी है, विपक्ष की आदी नहीं है। उनको मुद्दों की भी समझ नहीं होती है, किस समय किस मुद्दे को प्रखरता से उठाना है, इसलिए वो डिरेल होती है। मैंने लोकसभा में भी देखा, राहुल गांधी जी के भाषण देखे। तार्किक रूप से देश की जनता विपक्ष के नाते, जो विपक्ष के धर्म के नाते जो देखना और सुनना चाहती है, उसमें भटकाव है। इस हफ्ते प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हांसी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने वहां के निवासियों को एक बड़ी सौगात दी और हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा की। उनकी घोषणा करने के बाद से स्थानीय लोगों में खुशी का माहौल है, जिसके बाद उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री का आभार जताया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज हांसी दौरे पर रहे, जहां पर मुख्यमंत्री ने करोड़ों रुपए की विकासात्मक योजनाओं के शिलान्यास और उद्घाटन किए। इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हांसी को लेकर बड़ी घोषणा की है। हांसी को हरियाणा का नया जिला बनाने की घोषणा मुख्यमंत्री की ओर से की गई। बता दें कि हांसी हरियाणा का 23वां जिला बनेगा। मुख्यमंत्री ने हांसी में जैसे ही इसकी घोषणा की, वैसे ही लोगों ने खड़े होकर तालियां बजाई। इतना नहीं, मुख्यमंत्री ने कहा कि हांसी में अब भाखड़ा का पानी मिलेगा।
61 करोड़ से परियोजना शुरू की है। साथियों, आप सभी जानते हैं कि वर्ष 2017 में हांसी को पुलिस जिला हमारे पूर्व के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने इसकी घोषणा की थी, उसको बनाया था। चुनाव से पहले जब मैं यहां आया था और यहीं आपके बीच में यह आचारसंहिता लग गई थी, मैंने कहा था कि कुछ अरमान हमारे दिल में रह गए हैं, वो अरमान अब मैं उजागर नहीं कर सकता, परंतु वो अरमान जो आपके हमारे दिल में बसे हुए हैं, मैं आज हांसी को हरियाणा का 23वां जिला बनाने की घोषणा करता हूं। भारत माता के, भारत माता के। और इस बारे में मैं बताना चाहता हूं, हांसी के जो हरियाणा का 23वां जिला बनेगा, उसकी नोटिफिकेशन 1 हफ्ते में जारी कर दी जाएगी। आज आप सबको मैं आज इस नए जिले की हांसी वासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि कांग्रेस के समय में हांसी में 253 करोड़ रुपए खर्च हुए, जबकि भाजपा सरकार ने 1008 करोड़ रुपए 10 सालों में खर्च किए हैं। रैली में सीएम ने 3 महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किया, जिनकी कुल लागत 77 करोड़ रुपए से अधिक है। इन परियोजनाओं से पानी प्रबंधन और बिजली आपूर्ति में सुधार होगा, जिससे स्थानीय लोगों को काफी राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने सबसे पहले 61 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत से बरवाला ब्रांच से हांसी शहर के लिए पानी प्रबंधन परियोजना का शिलान्यास किया। यह परियोजना हांसी शहर और आसपास के क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति को मजबूत करेगी। इसके अलावा ढंडेरी गांव में 7.42 करोड़ रुपए की लागत से नवनिर्मित 33 केवी बिजली सब स्टेशन का भी शिलान्यास मुख्यमंत्री की ओर से किया गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने 17 अगस्त 2024 को अनाज मंडी में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में हांसी को पूर्ण जिला बनाने का वादा किया था। हांसी को जिला बनाने की मांग पिछले 12 सालों से उठाई जा रही है। जन आशीर्वाद रैली में सीएम ने पूरे विश्वास के साथ कहा था कि विधानसभा चुनाव जीतने के बाद हांसी में डीसी बैठेगा। तो वहीं अब मुख्यमंत्री ने अपने वादे को पूरा कर लिया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे धर्मनगरी कुरुक्षेत्र की। कुरुक्षेत्र के पिहोवा में 3 दिवसीय पशु मेले का आयोजन हुआ। इस दौरान अलग अलग राज्यों से वहां कई पशु देखने को मिले, लेकिन सबसे ज्यादा जो आकर्षण का केंद्र बना वो रहा एक सफेद घोड़ा, जिसे तूफान के नाम से जाना जाता है। हरियाणा के जिले कुरुक्षेत्र के पिहोवा में लगा पशु मेला इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। आपको बता दें कि मेले में 1 करोड़ का घोड़ा पहुंचा है। ये घोड़ा पंजाब के संगरूर से लाया गया है। बता दें कि मारवाड़ी नस्ल के नुकरे घोड़े का नाम प्रताप रूप है, जो सिर से पैर तक पूरी तरह से सफेद है। जी हाँ, इसी खासियत की वजह से इसका दाम 1 करोड़ रुपए है। आपको बता दें कि घोड़े की उम्र 28 महीने की है और ये 67 इंच ऊंचा है। इसकी कीमत सुनकर पशु मेले में आए पशुपालक भी हैरान हो गए। लोग घोड़े के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं और घोड़े के मालिक सरपंच हरप्रीत सिंह और उनके पिता निर्भय सिंह से भी मुलाकात कर रहे हैं।
आपको बता दें कि उन्होंने बताया कि इसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक की लग चुकी है, मगर उन्होंने इसे नहीं बेचा। घोड़े को 3 टाइम अलग अलग तरह की डाइट दी जाती है, जिसकी वजह से उसकी इतनी बढ़िया सेहत है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। वहीं सर्दियों में उसे दूध में बादाम उबाल कर दिए जाते हैं। इसके अलावा नहलाकर 1 घंटे तेल मालिश भी होती है। उनके मालिक ने बताया कि प्रताप रूप को 3 टाइम अलग अलग खाना खिलाया जाता है। सुबह के समय प्रताप को 2 से 3 किलो चने, 11 बजे उसे फार्म में घुमाने लाया जाता है और दोपहर को फार्म में उसे खुला रखते हैं, जहां पर उसे घास का चारा दिया जाता है। साथ ही शाम को प्रताप रूप को घर लाकर दूध पिलाया जाता है। सर्दी में दूध में बादाम डालकर उबालकर उसे खास तौर पर दिया जाता है। इसके बाद खाने के लिए उबाला जौ भी दिया जाता है। गर्मी के दिनों में उसे सप्ताह में 2 दिन सेब खाने के लिए दिए जाते हैं। इसी खास डाइट की वजह से इस घोड़े के दाम इतने ऊंचे हैं। हालांकि इस पशु मेले में उसे देखने के लिए दूर दूर से लोग पहुंच रहे हैं और इसकी प्रशंसा भी कर रहे हैं। देखो वो 28 महीने का है लगभग। प्रताप रूप उसका नाम है। पहली बारी रिंग में डाला था, सभी शेरों से फर्स्ट आया है वो। और चलो नाम राशि तो जो होती है वो मिलती है, सही है, पर बढ़िया लगा कि वो 28 महीनों का फर्स्ट आया है पहले रिंग में। कीमत तो इनकी तो वैसे कोई मापी नहीं जाती। वैसे हमें 1 करोड़ ऑफर हुआ था। 1 करोड़ रुपए ऑफर केड़े मेले च वैसे ही घर पे हुआ था। डाइट में तो जैसे सवेरे दूध, फिर देसी घी की चूरी, अपना जवी, ज्वार, जो सारा चलता है वही चलता है डाइट में। ब्यूरो रिपोर्ट, पीटीसी न्यूज। आज के लिए इस खास कार्यक्रम स्पॉटलाइट हरियाणा में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहिए पीटीसी न्यूज के साथ। नमस्कार।